नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने बेगूसराय में थिएटर कहे या रंगमंच कहे उसकी नींव डाली। 44 वर्षों तक लगातार ये थिएटर को सेवा देते रहे हैं। बिहार सरकार ने भी इनके कामों को देखते हुए बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट प्रोडक्शन का इनाम भी दिया है, उससे नवाजा है इनको। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी सतत काम करते रहे हैं, खासकर ग्रामीण महिलाओं के बीच लगातार ये शिक्षा का अलग जगाते रहे हैं। ये शख्स हैं अवधेश कुमार सिन्हा जी। आइए इनसे रूबरू होते हैं। अवधेश जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि रंगमंच जो ज़िले की अगर बात करें तो रंगमंच की शुरुआत कैसे यहाँ से हुई, आपकी उसमें क्या भूमिका रही? मैं केवी स्टूडियो को पहले बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर देने के पहले जी 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 कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, अवसर दिया। मैं यहाँ के सभी कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। रंगमंच में मैं 1977 में जब ग्रेजुएशन करने के बाद गांव आया, गांव में एक ग्रुप बनाया और वहां से नाटक करना शुरू किया। मेरा गांव है बेगूसराय में, मंझौल के बगल में महेशवाड़ा। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई सब एपीएसएम कॉलेज बरौनी में हुआ और जब तक कॉलेज में पढ़ता रहा तो वहीं रहा। ग्रेजुएशन के बाद मैं जब आया तब नाटक शुरू किया। सबसे पहला नाटक मेरा प्रेमचंद की कहानी कफन, जिसको बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, कफन का नाट्य रूपांतरण करके आधुनिक रंगमंच के दृष्टि से कंपोज करके उसकी प्रस्तुति की। और पटना में उसी समय ऑल इंडिया वन एक्ट प्ले फेस्टिवल जो अनु मुखोपाध्याय जी करती थी, उनके यहाँ से निमंत्रण आया तो उस नाटक को लेकर मैं गया। सौभाग्य की बात थी कि वह नाटक उद्घाटन के दिन ही सबसे पहला नाटक मेरा पड़ा, जबकि संपूर्ण भारतवर्ष से 30-40 टीमें आई हुई थी। मेरे ही नाटक से उस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। उसके दर्शक दीर्घा में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल स्वर्गीय किदवई जी थे। अच्छा। और दूसरे थे तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी। मैं सोचा क्या कि मेरा नाटक शुरू होगा, ये लोग चले जाएंगे, उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन नहीं, समूचा नाटक उन्होंने बैठकर देखा। बहुत सराहना मिली। हालांकि वो नाटक कोई स्थान प्राप्त नहीं किया, न फर्स्ट किया, न सेकंड किया, न थर्ड किया, लेकिन उस नाटक की चर्चा वहाँ हो रही थी। संयोग से उसी दर्शक दीर्घा में एक लेडी बैठी हुई थी जो दौड़ कर आई। नाटक के अंत में हम लोगों को बधाई दिया, कहा बेगूसराय से हो? तो हाँ। कहा कि मुझे तो तुम नहीं जानते होगे। कहे जी नहीं, मैं डॉक्टर पी गुप्ता की वाइफ हूँ ना। अच्छा। सविता गुप्ता। अच्छा। जो उस समय एडवोकेट थी पटना हाई कोर्ट की। कहा कि हम रात में गुप्ता को बताएगा कि बेगूसराय से, तुम्हारे बेगूसराय से एक टीम ने बहुत अच्छा नाटक यहाँ किया है। क्या नाम हुआ, सब पता वता ले लिया। वो बहुत थैंक्स की। तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई। यहाँ डॉक्टर पी गुप्ता ने मुझसे संपर्क स्थापित किया था जब जिला नाट्य परिषद की स्थापना हो चुकी थी। अच्छा। और उसकी एक बैठक में सभी कलाकारों को जिला स्तर पर बुलाया गया था। मुझे भी डॉक्टर साहब के पास एड्रेस था
एक आदमी को भेजा कि आपको आना है। मैं बेगूसराय आ गया। संजोग से उसी समय हमारी शादी भी बेगूसराय में हो गई। अच्छा। इसलिए गांव से निकलकर रंगमंच करने के लिए मैं बेगूसराय आ गया। अच्छा। तो फिर आपने कौन कौन से नाटक किए और किस किस संस्था से जुड़े रहे? गांव में कालिदास कला मंच महेशवाड़ा के संस्था से नाटक किया। जब यहाँ आया तो यहाँ भी कालिदास कला मंच बेगूसराय करके काम करना शुरू किया। प्रारंभ में मैंने बहुत सारे नाटक किए। उसमें मैंने इन्ना की आवाज़ किया जो असगज बजाहत की लिखी हुई है। उसके बाद मैंने अंधेर नगरी किया, भारतेंदु का नाटक। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक और द्रोणाचार्य किया। इस तरह से एक सिलसिला है कि साल में 2-3 नाटक तो करना ही करना था। और इसी तरह से करते करते मैं इप्टा में भी आया। अच्छा। इप्टा में भी खूब जम के 10 वर्ष काम किया। अच्छा। खूब नाटक किया, सैकड़ों प्रदर्शन नुक्करों पर किया। लेकिन बाद में फिर 2000 में मैंने एक नई संस्था बनाई जिसका नाम है न्यू एज थिएटर। अच्छा। उस समय से मैं न्यू एज थिएटर में सक्रिय हूँ। यह रेपर्टरी है, सरकार की भी सहायता इसमें प्राप्त होती है। अच्छा। और उसी में मैं नाटक कर रहा हूँ। अभी फिलहाल 2 नाटक मेरा हुआ है। एक मोहित चटर्जी का लिखा हुआ नाटक गिनी पिग और दूसरा डॉल, वो विदेशी राइटर का लिखा हुआ है। अच्छा। तो इस तरह से एक सिलसिला चला नाटक का और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। उस समय जो नाटक की शुरुआत हुई थी जिसके बारे में आपने पूछा, उसमें डॉक्टर पी गुप्ता सांस्कृतिक नेतृत्व करता थे। अच्छा। और ज़बरदस्त रूप से वो काम करते थे। कलाकारों के साथ या कला संस्थाओं के साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं करते थे। अच्छा। सभी संस्था के लोग उनके भक्त थे। वो मार्गदर्शन करते थे। उनके मार्गदर्शन में जिला नाट्य परिषद में जुलूस नाटक हुआ था। जिस समय इमरजेंसी चल रहा था अपने देश में, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था, उस समय वह प्रदर्शन यहाँ 11 हुआ और बेगूसराय के सभी बुद्धिजीवियों ने उसको देखा। मैं भी उसमें रोल कर रहा था। अच्छा। निर्देशक थे TN गुप्ता जो गोरखपुर के थे और यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज में स्टूडेंट थे। अच्छा। वो अपने पढ़ाई के क्रम में ही इस नाटक को किया। उस नाटक ने समूचे बेगूसराय के रंगमंच की दिशा बदल दी। चेंज हो गया सब कुछ। उसमें से 5 कलाकार निकले जो निर्देशक हुए। विजय सिंह पाल, अच्छा। अच्छा। शशिकांत सिन्हा, अच्छा। मैं, अनिल पतंग जी। अच्छा। ये सब जो 4-5 थे वो पिलर थे और सभी अपना अपना संस्था बाद में बनाए। जिला नाट्य परिषद से संबंधित करवाया, उसको इनरोल करवाया कि हमारी संस्थाओं की संस्था जिला नाट्य परिषद थी। अच्छा। तो इसलिए वो उसमें करवाया। जिला नाट्य परिषद ने 2-3 प्रतियोगिताएं करवाई। पहली प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें दिनकर भवन नहीं था। तो महिला कॉलेज के कैंपस में जब जाते हैं तो उसके बाद जो एक अथी है, उसके बाद एक फील्ड है। उस फील्ड में स्टेज बनाया गया था। डॉक्टर पी गुप्ता वगैरह बहुत लोग उसमें सक्रिय थे। अब तो याद नहीं पड़ता है नाम, लेकिन बहुत लोग थे। 4-5 लोग डॉक्टर साहब रखते थे साथ में, अनिल पतंग भी थे। और इस तरह से वो एक स्टेज बना और जिला स्तर पर पहली प्रतियोगिता हुई जिसमें 4-5 संस्थाओं ने हिस्सा लिया। तो फिर आपको सरकार क्या कौन कौन से अभी तक अवार्ड मिले और कहाँ कहाँ जाकर आपने प्ले किया? प्ले तो मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाके नहीं किया, लेकिन बिहार में बहुत जगह जाने का अवसर मिला। सवा सेर गेहूँ नाटक की 40-42 प्रस्तुतियाँ हमने की। अच्छा। जो मेरा ही लिखा हुआ है। अच्छा। और वो काफ़ी लोकप्रिय नाटक था।
उसकी डिमांड बहुत होती थी। जहाँ लोग बुलाते थे वहाँ तक जाते थे। पटना में भी किया, सहरसा में भी किया, बेगूसराय जिले के गांव-गांव में बहुत जगह किया उस नाटक को। यही उस समय थी। प्रतियोगिता में सवासिर गेहूँ बेगूसराय के नाट्य प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिहार गवर्नमेंट से जो महोत्सव हुआ था 81 में, 1981 में, उसमें वो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन का अवार्ड सवासिर गेहूँ को मिला था। अच्छा। तो कहने का मतलब ये था कि एक सिलसिला शुरू हो गया था रंगमंच का और प्रतिस्पर्धाएं खूब बढ़ी हुई थी। एक संस्था करता था तो दूसरा संस्था भी बढ़ चढ़कर उसमें काम करने की कोशिश करता था कि मेरा नाटक बढ़िया होना चाहिए। इस तरह से एक स्वस्थ परंपरा का निर्माण हुआ जिससे कि बेगूसराय बिहार में सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। अभी बेगूसराय को लोग ऐसा ही बोलते हैं। पटना तो राजधानी है, वहाँ भी कई संस्थाएं हैं, बहुत अच्छा अच्छा नाटक भी वहाँ होता है, लेकिन वो राजधानी है। हमारा बेगूसराय तकनीकी दृष्टि से केवल पिछड़ा हुआ था, जो धीरे 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 उस तकनीकी पक्ष को भी मजबूत करने की कोशिश की गई। खास करके हम लोगों के बहुत सारे शिष्य नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए, वहाँ से ट्रेनिंग लिया, वो कुछ सीख कर आए, लाइटिंग टेक्निक्स वगैरह। इस तरह से धीरे 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 हम तकनीकी विकास की ओर अग्रसर हैं। पूरा नहीं हुआ है। पूरा इसलिए नहीं हुआ है कि उसमें बहुत पैसे लगते हैं। तो अब सर जब आपने नींव डाली उस समय नाटक का क्या रूप था और अभी आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए, उस समय बहुत सारे महत्वपूर्ण नाटक सभी संस्थाओं के माध्यम से हुआ। 4-5 संस्थाएं सक्रिय थी। नाटक का नाम तो मैं अभी उतना ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि याद नहीं, बहुत दिनों की बात है। लेकिन प्रत्येक संस्था हिंदी थिएटर के महत्वपूर्ण नाटकों की रचनाओं का प्रदर्शन यहाँ किया। मैंने भी किया, आशीर्वाद ने भी किया। आशीर्वाद पहले था आशीर्वाद नाट्य परिषद बरौनी, बरौनी रेलवे कॉलोनी, जहाँ के निर्देशक थे विजय सिंह पाल। बाद में वो आशीर्वाद फिर रंगमंडल बना और आशीर्वाद रंगमंडल अभी बेगूसराय में है, जिसके सचिव भी रह चुके हैं विजय सिंह पाल। वो सवासिर गेहूँ में वो मुख्य किरदार करते थे हमारे साथ। वो नाटक में अभिनेता थे। लेकिन वो फिर यहाँ एक संस्था मर्ज हुई और वो बन गया तरुण कला निकेतन। रिफाइनरी में शशिकांत सिन्हा जी करते थे नाटक। कई नाटकों का प्रदर्शन उन्होंने किया। उसके बाद कालिदास कला मंच बेगूसराय ने बहुत नाटक किया। लगातार 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 प्रदर्शन हुआ। तो इस तरह से एक माहौल बन गया और देश दुनिया के लोग, खास करके बिहार और बिहार से बाहर के लोग यह जानने लगे कि बेगूसराय में रंगमंच बहुत होता है। इसीलिए यहाँ के छात्र भी, हम लोगों के शिष्य भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कम्पीट किए, वहाँ पढ़ा। 1-2 नहीं 4-4 यहाँ से गए हैं। घुमा फिरा के सब तो लोग। अब कैसा लग रहा है आपका रंगमंच, कैसा लग रहा है? अभी सभी जगह, न केवल बेगूसराय, अभी स्थितियाँ कुछ बदली हुई हैं। पहली बात तो है कि कोरोना है तो 1 साल से कुछ हो नहीं रहा है, मार्च से कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि नाटक के क्षेत्र में कुछ विशेष परिवर्तन भी हुआ। केंद्र सरकार का प्रोडक्शन ग्रांट भी मिलने लगा और एक गटमट की स्थिति हो गई। जिन्हें निर्देशन करने नहीं आता है वो भी भारत सरकार से ग्रांट लेने में सफल हो जाते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप उनको रोक सकते हैं। वो सक्रिय तो हैं। ये अलग बात है कि वो वास्तव में निर्देशक हैं कि नहीं। नाटक का प्रोडक्शन ग्रांट दिया जाता है तो निर्देशक का भी बायोडाटा लिया जाता है, लेकिन वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। नतीजा होता है कि नाटक का स्तर गिरा हुआ है अभी के समय में। हाँ, क्योंकि वो एक्टर हैं, वास्तव में अच्छे हैं। अच्छा निर्देशक मिले तो अच्छा एक्टिंग करेंगे,
लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा निर्देशक हो सकते हैं। उसमें भी आज के आधुनिक युग में तो यह परिस्थितियाँ बनी तो बेगूसराय के रंगमंच की स्थिति गड़बड़ हो गई। दूसरी बात है कि इप्टा भी एक बहुत सक्रिय भूमिका का अदा बेगूसराय में किया। उन्होंने भी बहुत नाटक किया। बीहट इप्टा भी अमली नाटक किया, जो म्यूजिकल प्ले है। एक समय में इप्टा का बहुत नाटक होता था, वो भी बंद हो गया। और 4-5 वर्षों से ये भागदौड़ चल रही है वो प्रोडक्शन ग्रांट को लेकर। अब तो प्रोडक्शन ग्रांट बंद किया है सरकार, उसके बाद रेपर्टरी ग्रांट है। तो इस तरह से ग्रांट का समय आ गया। अच्छा, तो उसमें स्थितियां बदल गई। अच्छा। जो एमेचर ग्रुप का प्रोडक्शन था वो अभी के दौर में वैसा प्रोडक्शन, उत्तेजित करने वाला प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो सर एक चीज़ जो देखा जाता है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो नाटक होता है उसके कलाकार को कुछ मिलता उलता नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा से खराब ही रहती है। देखिए, बहुत लेकर कभी कोई कुछ ना कुछ आंदोलन होते हैं ना उस तरीका का कोई बड़ा उस पर कुछ काम हो रहा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न हमको बराबर झकझोरते रहता है कि हिंदी रंगमंच में कलाकार भूखे ही नाटक करते हैं। चूँकि नाटक करना भी एक भूख है, एक क्या बोलते हैं उसको, बहुत चाहत है उनको नाटक करने की, तो वो नाटक कर लेते हैं। चंदा करते हैं, नाटक करते हैं। ये एमेचर और व्यावसायिक रूप से ऐसा हिंदी रंगमंच में हुआ है, होता रहा है। और हिंदी रंगमंच का बहुत प्रमुख विश्व प्रसिद्ध नाटक जयशंकर प्रसाद की रचना ध्रुव स्वामिनी भी हमने किया है, जो काफ़ी खर्चीला था। जन सहयोग से ही करना पड़ता है। जब हम जन सहयोग से नाटक करते हैं तो नाटक के अंतिम दिन जब कुछ समेट लेते हैं तब पता चलता है कि फलाना का इतना रुपया बाकी है, फलाना का इतना बाकी है, उनका इतना बाकी है, एक्स्ट्रा का कर्ज। तो फिर कलाकारों को देने का सवाल क्या उठता है? कलाकार भी देख रहे हैं कि हम कैसे नाटक किए, तो वो भी डिमांड नहीं रखते हैं। और ये स्थिति समूचे हिंदी पट्टी में है, सिर्फ बेगूसराय में नहीं है। हिंदी रंगमंच के साथ ये बहुत भारी ट्रेजेडी है, बहुत भारी। हमारा ख्याल है कि इसका एक कारण है। हम कुछ उदाहरण से आपको इस बात को साबित करेंगे। जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजी साम्राज्य था यहाँ समूचे भारतवर्ष में, तब उनके पीछे पीछे पारसियन लोग आए और पारसी थिएटर, वहाँ के लोग इतने पारखी हुए कि वो यहाँ के दर्शकों का नब्ज पकड़ लिया कि यहाँ के लोग मनोरंजन में बहुत रुचि लेते हैं। अच्छा। गीत, संगीत, नृत्य, नाटक में वो रमते हैं, क्यों नहीं उसको पेशा बनाया जाए? और उन्होंने पेशा बना लिया। अच्छा। थिएटर की कंपनियां बनने लगी, 25-50 कंपनियां भारतवर्ष में बनी, एक से एक नामी कंपनी। एक कंपनी का नाटक मुझे भी बचपन में देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मंझौल में। तो एक थिएटर कंपनी में 50 आदमी 40 आदमी होते थे। टेंट गाड़ने से लेकर मंच निर्माण तक का वो काम करते थे। वहाँ 10 दिन 15 दिन तक जिस क्षेत्र में जाते थे करने के लिए, उस क्षेत्र में वो जमते थे। खाना उनका अपना बनता था, खाते थे, खिलाते थे। और नाटक 10 नाटक करके जब वो जाते थे तो सारे कलाकार को पेड होता था। अच्छा। उनके यहाँ 40 व्यक्ति पेड पर थे। बांस बल्ला गाड़ने वाला भी, घेरा बनाने वाला भी पेड था। यानी मजदूर से लेकर डायरेक्टर तक, एक्टर तक, लेखक तक, सबों को वो पेड करता था। अब क्या हुआ? इसलिए वो बहुत व्यावसायिक रूप से भारतवर्ष में फला फूला। जब वो हिंदी भाषी में आते थे तो उसी तरह से पैसा बटोर के ले जाते थे।
जब वो कन्नड़ में जाते थे तो उधर भी उनकी भाषा में नाटक करते थे, तो वहाँ से भी पैसा बटोरते थे। समूचे भारतवर्ष से वो जब पैसा ले लेते थे तो हमारे हिंदी थिएटर को क्या हुआ, जो आज नाटक करते हैं और पैसा का कुछ पता नहीं है। तो जब वो व्यवसाय कर रहे थे हमने उससे कोई सीखा नहीं। आज़ादी मिलते मिलते थिएटर कंपनियां विलुप्त होने लगी। वो अब नहीं मिलती है बहुत कम नहीं के बराबर। तो वो पारसी थिएटर करते थे, पारसियन की अपनी शैली थी, उस शैली में एक से धार्मिक नाटक भी करते थे भारतवासियों। तो मतलब आप कारण उसका क्या मान रहे हैं कि अभी का जो आर्थिक और आज के दौर में जब हमारी आज़ादी हमको मिल गई तब हिंदी थिएटर एक भिखमंगे का थिएटर क्यों बन गया। अगर आज अवधेश जी के बाल बच्चे कुछ बन नहीं जाते तो क्या वो भिखमंगा के तरह भी साइकिल से फटफट बेगूसराय में नाचते। उनके पास में एक भी पैसा नहीं रहता, उनके रहने का भी ठिकाना ठीक नहीं होता। तो इस तरह से हिंदी थिएटर है। अभी तक इसका इलाज सरकार नहीं करना चाहती है। अच्छा। इसका कारण ये है कि हम थिएटर को महानगरों में समेट लिए हैं। अच्छा। और कस्बाई तक पहुंचा है तो इसके लेकिन वो गांव में नहीं गया। तो इसके जिम्मेवार कौन है, सरकार है कि हम लोग? हम लोग भी हैं, हम कबूल करते हैं। हमारे नाटक जो हम बेगूसराय में करते हैं तो उसमें दर्शक जो 500,000 बैठते हैं उसमें अगल बगल के गांव के भी दर्शक उसमें होते हैं। एक बार भी वो ये नहीं कहते हैं कि अवधेश जी इस नाटक को हमारे गांव में भी किया जाए, इसमें जो खर्चा बर्चा लगता है सो हम देंगे। ऐसा कोई डिमांड नहीं होता। मतलब अब कुछ चुनिंदे जगह पर ही सिमट कर हम कैसा नाटक कर रहे हैं जो गांव वाले को पसंद नहीं पड़ रहा है। मैं अपने से प्रश्न कर रहा हूं, क्या हम अपने गांव के लिए नाटक नहीं बनाते हैं? जहां पैसे हैं वहां हम नहीं करते हैं। पहले बचपन में सुना करते थे रामलीला देखने के लिए यही लोग पूरा मार करते थे। अब बताइए रामलीला में हम लोग बाप रे बाप 7-7 दिन 8-8 दिन तक रावण वध के दिन तक बैठते थे। एक दिन में नाटक होता भी नहीं था। पूरा देखते थे, खूब आता था। देखते थे, उनमें रोज माला उठता था। अच्छा। हाँ। माला उठना मतलब समझे, कोई उस दिन का लोग भार ले लेते थे। कल जो नाटक होगा, जो रामलीला का फलना पाठ होगा, उस पाठ को देखने के लिए यहाँ पर कौन ऐसे गांव में लोग हैं जो समूचे मंडली का खाना पीना और ऊपर से कुछ पैसा देंगे। और लोग खड़े हो जाते थे कि हम देंगे। और इस तरह से उनका वो काम चलता था रामलीला का। वो आरती जब लेते थे तो एक एक आदमी के पास आरती की थाली लाते थे। हमको भी बच्चा थे, बच्चा को छोड़ देता था क्योंकि जानता था कि बच्चे के पास में तो पैसे होते नहीं हैं, तो उनके पास। लेकिन जितने बड़े लोग थे वहाँ पर आरती, राम की आरती जो है, जो अभी हुआ है, राम वंदना गीत से शुरू हुआ है नाटक, उसकी आरती निकल जाती थी। कि वो थाली लेकर जो पैसा कलेक्ट करते थे उसमें 200-400 रुपया हो जाता था। अच्छा। उस समय। अच्छा। बहुत उस टाइम अलग था। और इस तरह से वो करके चले जाते थे। अच्छा। हम लोगों ने भी देखा। तो अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आर्थिक पहलू के लिए? देखिए, हिंदी थिएटर तब तक कमाऊ व्यवसाय के रूप में उभर नहीं सकता, कलाकारों का पेट नहीं भर सकता तब तक जब तक कि हम नाटक को गांव की ओर न ले जाएं। गांव के लोगों की रुचि, गांव के लोगों की रुचि, उनका टेस्ट, उनकी भाषा आदि को देखते हुए अगर हम क्वालिटी का नाटक करें, बहुत बेहतर नाटक करें, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए विषय वस्तु को लेकर अगर करें तो गांव के लोग उसको हाथों हाथ ले सकते हैं। सर, आप साक्षरता से भी जुड़े रहे हैं, तो उसमें किस तरीक़ा से आप काम कर रहे हैं? उसमें तो साक्षरता के लिए प्रोजेक्ट चल रहा था गवर्नमेंट का। अच्छा। कला जत्था का निर्माण करते थे प्रत्येक प्रखंड में,
एक कला जत्था 15 आदमियों का बनाते थे, जिसमें लड़की का होना मस्ट होता था और लड़की आती थी गांव में, और लड़कियों को लेकर उनका प्रशिक्षण चलता था और उसको प्रशिक्षण देकर नाटक तैयार करते थे। नाटक कैसे तैयार किया जाता है इसके गूढ़ रहस्य को भी उनको बताते थे कार्यशालाओं में, और इस तरह से उनको तैयार करके एक नाटक तैयार करके उनको देते थे, वो शो करते थे। बाद में धीरे धीरे वो अपना भी नाटक करने लगे और इस तरह से 3 साल तक लगातार कला जत्था सभी प्रखंड का पंचायत स्तर पर कला जत्थाएँ बनने लगी, उसमें लड़कियां काम करने लगी। तो लोग यह भी प्रश्न उठा सकते हैं कि लड़की तो नाटक में गांव में नहीं काम करती है, लेकिन हमारे साक्षरता के जत्था में उषा सहनी को तो आप जानते हैं, वो 90 दिन तक लगातार बेगूसराय में रोल करते हुए नाटक में और नेत्री के रूप में वो एक्टिंग करते हुए घूमती रही 90 दिन तक। 90 दिन में वो कम से कम 150 प्रदर्शन, एक दिन में 2 प्रदर्शन करते हुए वो 3 महीने में लौटी थी। अच्छा। सभी लोग नाटक देखने के लिए आते ही थे, गांव के लोग जिनके लिए साक्षरता था उनका दर्शक पूरा था। पढ़े लिखे मोहल्लों में तो हम लोग करते नहीं थे, हम लोग तो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर करते थे, वहीं पर हमारा कलाकार स्टेज लगाता था और इस तरह से वो काम करता था। तो उसमें वो व्यावसायिकता की ज़रूरत नहीं थी, उसमें जागरूकता की ज़रूरत थी कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं पढ़ोगे तो मरोगे। ये महिलाओं ने उसको ज़बरदस्त रूप से हाथों में लिया, महिलाएं बहुत जागरूक हुई, महिलाएं पॉलिटिकल भी हो गई बाद में चल करके, जब पढ़ लिख ली, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में वो नेत्री का काम करने लगी, मुखिया बन गई। तो ये तो साक्षरता का था जिसमें नाटक ने हिस्सा लिया, नाटक से हमने उनको प्रेरित किया, ये तो उसका काम था। उसमें कोई कलाकारों को कोई पेमेंट नहीं मिलता था, किसी भी तरह का। हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो गांव के लोग ही रात में आते थे और सबको अपना अपना एक आदमी लिए, 2 आदमी को उठाए, चलिए खाने के लिए, अपने अपने घर ले जाते थे, बस सब अपना जो खाए हैं सो ही खिला देते थे, तो फिर पैसे की क्या ज़रूरत है। चलिए सर, आप केवी स्टूडियो में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपकी बातों से अन्य जो थिएटर से जुड़े हुए उनको भी पता चला होगा कि अब हमको गांव की ओर जाना चाहिए, अगर थिएटर का सुनहरा भविष्य लाना है तो हमें गांव की ओर चलना चाहिए। आप केवी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।